नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के एलजी को ज़्यादा शक्तियां देने वाला बिल राज्यसभा से भी हो गया पास। कांग्रेस और आप सहित कई दलों ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 राज्यसभा में भी पास हो गया। राज्यसभा में इसको लेकर वोटिंग हुई। इससे पहले 22 मार्च को इसे लोकसभा से मंजूरी मिली थी। दोस्तों राज्यसभा में इस बिल का विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक है। उन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की। खड़गे ने कहा कि इस विधेयक के जरिए सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनकर उपराज्यपाल को देना चाहती है। इतना ही नहीं, सरकार उपराज्यपाल को ही सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या आवश्यकता है। इस विधेयक को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन में कोई भी बदलाव संविधान संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसे एक सामान्य संशोधन विधेयक के रूप में लेकर आई है। दोस्तों बीजू जनता दल ने भी बिल का विरोध किया। पार्टी ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में किसान महापंचायतें कर रहे राकेश टिकैत ने कहा फिर दिल्ली में घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ने होंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है। सरकार और किसानों के बीच कोई भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिर से दिल्ली में घुसना होगा। बुधवार को राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, राकेश टिकैत पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। मंगलवार को जयपुर में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने लोगों को जाति धर्म में बांटा, लेकिन अब अन्नदाता बंटने वाला नहीं है और जरूरत पड़ी तो वे संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बंटने वाला नहीं है। किसानों से जब कहा जाए उन्हें तभी दिल्ली की तरफ चलना होगा। दिल्ली के बैरिकेड फिर तोड़ने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। हम कहीं पर भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे, मंडी के बाहर बेचकर दिखाएंगे, जो भारत सरकार का रेट है उस पर बेचकर दिखाएंगे और संसद में भी अपनी फसल बेचकर दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस, सचिन वजह के खिलाफ एनआईए ने लगाया यूएपीए। वजह की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी काजी सरकारी गवाह बना। जी हां दोस्तों, एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को वजह के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए लगाया। यह धारा आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत लगाई जाती है। वहीं दोस्तों एक अन्य घटनाक्रम में वजह के साथ काम करने वाला पुलिस अधिकारी रियाज काजी सरकारी गवाह बन गया है। वजह की सोसाइटी से काजी ने ही सीसीटीवी फुटेज जब्त किए थे। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। एनआईए काजी से अब तक 4 बार पूछताछ कर चुकी है। दोस्तों मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए ने 2 आरोपियों की कस्टडी ली है। मुंबई एटीएस ने इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। एटीएस ने इन गिरफ्तारियों के बाद मनसुख हिरेन की मौत के मामले को सुलझाने का दावा किया था। एटीएस ने हिरेन की मौत के मामले में निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे तथा क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनटीसी बिल 2021, आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरी टीएमसी। इस विधेयक को बताया संसद के सीने पर वार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने संबंधी विधेयक एनसीटी बिल 2021 को राज्यसभा में पारित होने से रोकने के लिए टीएमसी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर पड़ी। इस बिल को रोकने के लिए टीएमसी सांसद राष्ट्रीय राजधानी रवाना हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। दोस्तों ब्रायन ने ट्वीट कर किया कि 2 दिन में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जीएनसीटी बिल को रोकने के लिए दिल्ली गए हैं। इस विधेयक में दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ताकतें छीनने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने पर एक और वार है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मर्यादा भूले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, ममता को दे डाली बरमूडा पहनने की सलाह। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को लेकर एक अमर्यादित बयान दिया है। एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर अपने पैर दिखाना चाहती है तो उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। घोष के इस बयान पर टीएमसी की तरफ से जमकर विरोध जताया जा रहा है। दरअसल पुरुलिया की एक चुनावी रैली में दिलीप घोष ममता बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले प्लास्टर काटा गया, फिर उसकी जगह क्रेप बैंडेज लगा दिया गया। अब वो सबको अपने पैर दिखा रही है। वो साड़ी पहनती है मगर एक पैर खुला रखती है। मैंने कभी किसी को ऐसे साड़ी पहनते नहीं देखा है। अगर आपको अपने पैर ही दिखाने हैं तो फिर साड़ी क्यों, बरमूडा पहनिए जिससे सभी लोग देख सकें। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सार्वजनिक मीटिंग में पूछते हैं कि ममता दी साड़ी क्यों पहनती है, उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए, इससे उनके पैर बेहतर तरीके से दिख सकेंगे। और ये सब सोचते हुए ये विकृत बंदर बंगाल जीतने की सोच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरिद्वार कुंभ मेला 2021, हाईकोर्ट ने पलटा सीएम का आदेश, श्रद्धालुओं के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है जरूरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। इसके तहत अब हरिद्वार कुंभ मेला में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कुंभ के पूरे आयोजन के दौरान केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने बिना कोरोना का टेस्ट कराए श्रद्धालुओं को 1 अप्रैल से तीर्थ क्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर की अटकलों के बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए और यह मामले 47,262 के रूप में आए। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। निकिता तोमर हत्याकांड में पाए गए दोषी, 26 को सुनाई जाएगी सजा। हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी अजरुद्दीन को कर दिया बरी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के 2 आरोपियों तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार तौसीफ को उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। केस की सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई थी और बुधवार को कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 26 मार्च यानी कि शुक्रवार को किया जाएगा। इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से 55 लोगों की गवाही करवाई गई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से महज 2 की गवाही हुई। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत, जो बाइडेन प्रशासन ने H-1B वेज हाइक नियमों को फिलहाल टाला। जी हां दोस्तों, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के एक फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने H-1B वेज हाइक यानी कि H-1B वीजा धारक प्रोफेशनल्स को वेतन तय करने से जुड़े नियमों को अगले 1.5 साल तक के लिए टाल दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले ट्रंप प्रशासन ने इस नियम के तहत अमेरिका की कंपनियों में स्थायी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए इमिग्रेंट स्किल्ड वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी के नियम बनाए थे। H-1B वेज हाइक से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होता, क्योंकि इमिग्रेंट स्किल्स वर्कर्स की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से अमेरिका में केवल हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही नौकरी कर पाते और कंपनियां अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां देने पर मजबूर हो जाती। फिलहाल जो बाइडेन प्रशासन ने इस नियम को 1 साल के लिए रोक दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया से रिश्ते सुधारने को आतुर है पाकिस्तान, डिप्लोमेट ने कहा हम युद्ध नहीं चाहते, बातचीत से सुलझाएंगे सभी मुद्दे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को यह अच्छे से समझ आ गया है कि भारत के साथ बैर रखकर उसे केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा, इसलिए वह लगातार बेहतर संबंधों की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बाद अब पाक उच्चायोग के वरिष्ठ राजनयिक आफ्ताब हसन खान ने भारत से रिश्ते सुधारने की इच्छा दर्शाई है।
आफ्ताब ने कहा है कि हम भारत के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। दोनों देशों को सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान दिवस समारोह के मौके पर मिशन के प्रमुख आफ्ताब हसन खान ने कहा कि दोनों देशों को युद्ध के बारे में सोचने के बजाय अपने देश की गरीबी और अशिक्षा मिटाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और यह शांति होने पर ही संभव है। हमें तकरार के बजाय मिल बैठकर सभी मुद्दों को हल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 12,43,05,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 27,36,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप किस देश पर है, इसकी बात की जाए तो अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका में इस वक्त तक 2,99,56,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और अमेरिका पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में। वहीं दोस्तों इसके बाद में ब्राजील, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,34,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,60,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 25,33,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में सीबीआई की नो एंट्री। डीओपीटी ने लोकसभा में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, राज्यों में केस की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं और इन राज्यों में हर केस की जांच सीबीआई को करने से पहले उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस बात की जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डॉप्ट डीओपीटी ने बुधवार को लोकसभा में दी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डॉप्ट ने लोकसभा में लिखित जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि देश के 8 राज्य सीबीआई जांच को लेकर अपनी सहमति वापस ले रहे हैं और एतराज जता रहे हैं कि उन राज्यों में केंद्र की एजेंसी बिना किसी अनुमति के कोई जांच नहीं कर सकती। वहीं दोस्तों डॉप्ट से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मिजोरम और राजस्थान ऐसे 8 राज्य हैं जिन्होंने की सीबीआई जांच की सहमति का विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा सफर, 5 से 25 रुपए तक का कर देंगे इजाफा। जी हां दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू की जाएंगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की कीमत में इजाफा जरूर किया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया गया। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों महंगाई के दौर में नागरिकों पर यह दोहरी मार है, जब टोल के रेट 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं और ये सारी की सारी दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रही है। वहीं दोस्तों राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय भागों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि यह गतिविधियां रात तक ही संभव है, उसके बाद में मौसम साफ रहेगा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार के कुछ भागों, पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं दोस्तों आज उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है, जबकि मौसम साफ होने के कारण दिन में पारा ऊपर चढ़ने लगेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए आज क्या है सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों कई दिनों बाद सोने की कीमतों में आज गिरावट हुई है, जबकि चांदी और सस्ती हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोना 149 रुपए टूटकर 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 44,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 64,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चांदी में 866 रुपए की गिरावट आई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1729 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.12 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 871 अंक टूटकर 50,000 के नीचे हुआ बंद, बैंक ऑटो मेटल शेयर पिटे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 871 अंक टूटकर 49,180 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी भी 265 अंकों की गिरावट के साथ 14,549 के लेवल पर बंद हुआ। आज बाजार पूरे दिन गिरावट के साथ ही कारोबार करता नजर आया। आखिरी घंटे में यह गिरावट और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेट के फैंस हो जाएं तैयार, एक बार फिर होने जा रही है भारत पाक टीमों की टक्कर। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के तनाव के चलते लंबे समय से कोई भी क्रिकेट सीरीज नहीं हुई। ये दोनों अक्सर सिर्फ आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में भिड़ते हैं। हालांकि अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीरीज के आयोजन की खबरें आ रही है। ऐसे में ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी बात होगी कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज 2012 में खेली गई थी। उसके बाद से कभी भी ये दोनों देश आमने सामने नहीं आए। हालांकि दोनों देश लगभग हर आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना करते हैं। दोस्तों दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार सीमा पर तनाव की स्थिति रहती है। 2019-20 में दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात भी पैदा हो गए थे। हालांकि अब लगातार कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक हो सके। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्तों पर अब गौर किया जा रहा है और जल्द ही एक सीरीज होने के आसार हैं। वैसे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली सीरीज के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत सरकार ने कहा बेफिक्र होकर लगवाएं कोविशील्ड वैक्सीन, नहीं हो रही है ब्लड क्लॉटिंग। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले यूरोप के कई देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इन देशों का कहना था कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से खून के थक्के जमने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद वैक्सीन के सुरक्षित होने पर सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि अब यूरोपीय यूनियन ने इस वैक्सीन को सेफ बताया है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का भारत में सीरम कंपनी उत्पादन कर रही है। इसका नाम कोविशील्ड है। ऐसे में यूरोप में जब ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने आने के बाद कई देशों ने वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, तो भारत सरकार भी वैक्सीनेशन पर नजर रखने लगी थी। हालांकि भारत सरकार ने पाया कि देश में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें कोविशील्ड के इस्तेमाल के बाद ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आई हो। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि सरकार ने कोविशील्ड की वैक्सीनेशन पर नजर रखी और इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद सरकार ने इसे और भी बेहतर करार दे दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे प्राचीनतम खेल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे प्राचीन खेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।